हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता की नगर योजना। एक बात बता दें कि पिछले वीडियोज़ में हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थलों की बात किए थे और इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की नगर योजना पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, इस सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, इसकी विशेषता क्या क्या थे, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर निर्माण तथा भवन निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। कई बार पीटी में आ गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अधिकतर इसमें नगरों का निर्माण नदी के तटों पर, नदी के किनारे किया गया था। जैसे आप मोहनजोदड़ो को देखें, हड़प्पा को देखें, लोथल को देखें कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। इस तरीके से जो अधिकतर नगर थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। और इस सभ्यता में जो नगर का निर्माण किया गया एक सुनिश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था। और इस सभ्यता में जो खुदाई से प्राप्त भवनावशेष है उसी के आधार पर कुछ विशेषताएं बतलाई गई है, जिसमें हम अभी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला विशेषता है, इस सभ्यता में दो स्तरीय नगरों का निर्माण। इस सभ्यता में नगर जो थे दो भागों में विभाजित थे। पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग जो था थोड़ा नीचे बना हुआ था और जो निचला शहर था ये थोड़ा ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, जबकि निचला शहर की बात करें तो इसमें आम जनता या आप जनसाधारण कह सकते हैं, जनसाधारण का ये निवास स्थान था निचला शहर। तो एक तरीके से आप देखिए दो स्तरीय नगरों का निर्माण, दुर्ग और निचला शहर। इसके बाद अगर विशेषता की बात करें तो वो आता है सड़कों का प्रबंध, कि इस सभ्यता में सड़क निर्माण कैसी थी, इसका प्रबंध क्या क्या था, इसको देखते हैं। तो आइए, सड़कों का प्रबंध। सड़कों का प्रबंध, इस सभ्यता में सड़क का निर्माण भी एक सुनिश्चित ढंग से, अच्छे ढंग से किया गया था और सड़कों पर एक जाल बिछाया गया था। और जो सड़क था, इस सड़क में उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम की ओर जो सड़क थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कों का निर्माण हुआ था वो उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम एक दूसरे को समकोण पर, किस पर दोस्तों? समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। और ये जो सड़क था इससे आवागमन की सुविधा भी काफी आसान थी। इसके बाद अगर हम विशेषता की बात करें सड़कों के प्रबंध के बाद, तो नालियों का प्रबंध भी सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसको देखते हैं, नालियों का प्रबंध। नालियों का प्रबंध, इसमें
मुख्य रूप से गंदे जल की निकासी व्यवस्था को बनाया गया था कि कैसे घर की जो गंदा पानी है, गंदा जल है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए, इसकी व्यवस्था इसमें की गई थी। तो इसमें नालियों का प्रबंध, सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया गया था और उस नालियों में घर का जो गंदा पानी था वो घर से नालियों में बहती थी और नालियों से वो कहाँ जाती थी, छोटे नदियों में जाकर के गिरती थी और वो छोटे नदियों से बड़ी नदियों में जाकर के गिर जाती थी और उसके बाद शहर से बाहर वो जो गंदा पानी है, गंदा जल है नगर का, वो नगर से बाहर चला जाता था। तो नालियों से छोटे नदियों में, छोटे नदियों से बड़ी नदियों में, बड़ी नदियों से शहर से बाहर वो चला जाता था। तो इस तरीके की व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। एक तरीके से कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियों की व्यवस्था थी काफ़ी शानदार थी। इसके बाद हम विशेषता की बात करें तो चौथे नंबर पर जो है भवन एवं सार्वजनिक स्थान। इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में जो भवन का निर्माण किया गया, इसमें छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के भवन शामिल हैं। और ये जो भवन का निर्माण हुआ है वो पक्की ईंटों का भी बना हुआ है और कच्ची ईंटों, दोनों प्रकार की ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में घर के बीच में एक आंगन होता था। अभी भी कई घरों में देखे होंगे कि आप, ये आपका मकान हुआ और साइड साइड से आपका ये रूम बना है और बीच में एक आंगन होता था। उस हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता का जो भवन है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान थे, घर थे, वो घर के बीच में एक आंगन होता था और उस आंगन के चारों ओर पंक्ति नुमा कमरों का निर्माण हुआ। पंक्तिनुमा कमरों बनाया गया था, मैंने कमरा जैसे यहाँ पे आंगन हुआ, यहाँ पे एक रूम, यहाँ पे एक रूम, यहाँ पे एक रूम, यहाँ पे लाइन से, और इसके बगल में एक स्नान घर भी होता था, स्नान घर, और आंगन के बगल में एक रसोई घर भी होता था। सपोज डेट, ये आपको समझ लीजिएगा, रसोई घर, स्नान घर, शौचालय भी इसमें होता था। तो ये जो इसमें भवन की जो विशेषता थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी कि जैसे आप भवन निर्माण में देखिए कि आंगन, घर के बीच में आंगन, उसके चारों ओर कमरा, उसके बगल में स्नान घर, रसोई घर, शौचालय का निर्माण इस हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। और प्रत्येक नगर में बड़े पैमाने पर पकाई गई ईंटों का, माने अधिकतर जो मकान बने थे वो पकाई गई, माने पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था और कहीं कहीं पर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ था। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसके बाद जो हमारा विशेषता है इस सिंधु सभ्यता में वो है स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ है स्नानागार। ये पांचवा विशेषता है ना, स्नानागार। ये जो स्नानागार है मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक सार्वजनिक स्थल है स्नानागार। इस स्नानागार में सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग इसमें विभिन्न त्योहारों पर स्नान के लिए इस स्नानागार में जाते थे। और ये जो स्नानागार था मोहनजोदड़ो का एक महत्वपूर्ण सर्वाधिक नगर भी ये कहा जा सकता है स्नानागार। और इस स्नानागार में आपको स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया था
और ये जो स्नानागार की फर्श थी, नीचे का जो फर्श होता है वो पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। और ये जो स्नानागार में इसका प्रयोग मुख्य रूप से सार्वजनिक त्योहारों, मुख्य अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता था स्नानागार का। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्नानागार भी, सार्वजनिक स्नानागार भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख विशेषता है जो मोहनजोदड़ो में स्थित है। इसके बाद अगर हम विशेषता की बात करें हड़प्पा सभ्यता में, तो वो है अन्नागार। लास्ट विशेषता है अन्नागार, अन्न संबंधित शब्द से ही अन्नागार। तो इसमें क्या होता है कि जो कर तथा उत्पादन शुल्क के रूप में जो अनाज को वसूला जाता था उसको अन्नागार में सुरक्षित ढंग से रखा जाता था। माने एक कहने से, एक तरीके से कहें तो इसमें जो अन्न, अनाज कर तथा उत्पादन शुल्क के रूप में वसूला जाता था उसको सुरक्षित ढंग से रखा जाता था इस अन्नागार में। और इस अन्नागार के बगल में एक गोलाकार बड़ा चबूतरा बना था जिसमें अनाज को साफ किया जाता था। तो एक तरीके से कहें तो ये अन्नागार भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख विशेषता है। तो उपयुक्त विशेषताओं से आपको पता चल गया होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, प्राचीन सभी सभ्यताओं में काफ़ी बड़ी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा भी हम इस चैप्टर्स में हड़प्पा सभ्यता में जीवन संबंधी हड़प्पाई लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू, धन्यवाद।